हेलो ब्रियन, मेरा नाम है आदर्श, स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हमने आपसे वादा किया था, जिस तरह हम हिंदी में पूरा करके आए, हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 करके आए हैं, जिस तरह हम मैथ में फोड़ कर आए उसी तरह हमें फिजिक्स में भी फोड़ना है। इसीलिए जिस तरह हमने हिंदी में पहले क्या किया, पूरा सिलेबस रिवाइज किया, उसके बाद में महामैराथन लाइव वन शॉट वीडियो मॉडल पेपर के साथ हमने अपना 100% दिया। उसी के साथ हमें अब फिजिक्स में भी पूरा जो किताब है, ये आपकी किताब होने वाली, दोनों किताब एक बार में पूरा 3 दिन के अंदर पूरा रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद में मैराथन वीडियो लाएंगे, वन शॉट वीडियो, एग्जाम के दिन मॉडल पेपर लाएंगे और अपना एग्जाम में 100% देंगे। इसीलिए हमने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर दी। मैंने 2 क्लासेस ली इसके अंदर, वैद्युत आवेशता क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। 2 क्लासेस ये मैंने कल की क्लास में लिया था, ठीक है। और आज वैद्युत धारा का आएगा और शाम को हो सकता है तो गतिमान आवेश चुंबकत्व का आ जाए, नहीं तो कल इसकी वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। वर्कशॉप रिवीजन में होता क्या है, हम सारे चैप्टर के पूरा जो एक टॉपिक रिवीजन करवाते हैं वो भी कम से कम टाइम में, इसलिए आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पूरा किताब एक बार में पढ़ने का आपको मौका मिल जाएगा, है ना। और आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है तो रिवीजन भी हो जाएगा आपका, इससे आपका ही फायदा होने वाला है ना। तो अगर कोई नए हैं यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं बता दूं यार, ये तीसरा चैप्टर है क्लास 12 की बुक का, और जिसका नाम है वैद्युत धारा। अब ये क्लास 10 में भी आपने पढ़ रखा है तो क्लास 12 वालों की तो आसान होने वाला है ना। और क्लास 10 वाले भी देख सकते हैं। मैं बताता हूँ, क्लास 10 वाले भी अगर इस चैनल में जुड़े हुए हैं, इस क्लास में जुड़े हुए हैं, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और क्लास 10 वाले जो मेरे ज्ञानोदय के स्टूडेंट हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। चलो, और क्लास 12 वाले भी सब्सक्राइब कर लोगे ना, क्या होगा, वीडियो पहुंच पाएंगे और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दोगे तो जो क्लासेस होने वाली है उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, है ना। तो सबसे पहले ये काम करना है। एक काम और करना है कि आपको रफ कॉपी लेकर बैठ जाना है, कोई भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है। एक एक टॉपिक आपको नोट कर लेना है। वैसे तो मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, नहीं तो आप हाथ चलाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, है ना। चलो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पर, वैद्युत धारा के। वैद्युत धारा चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा, और पहला ही टॉपिक है वैद्युत धारा, ठीक है। वैद्युत धारा आखिर होता क्या है ये समझ लेंगे तो पूरा चैप्टर बहुत आसान लगेगा। हालांकि पूछा तो जाएगा एग्जाम में तो 3 ही नंबर का, लेकिन ये समझ लोगे वैद्युत धारा होता क्या है तो पूरा चैप्टर ही आ जाएगा ना। वैद्युत धारा चैप्टर का नाम है, वैद्युत धारा समझ लोगे, चैप्टर आ गया हाथ में, है ना। तो इसलिए समझना है कि वैद्युत धारा होता क्या है। अब वैद्युत धारा क्या होता है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, है ना। अब ये चालक क्या होता है समझो। ये रहा हमारे पास कोई, इसी को कहते हैं चालक। अगर फिजिक्स में जहां भी बात करें चालक की, समझ जाना वहां चालक तार की बात कर रहा है, कोई तार है उसकी बात कर रहा है ना। तो जहां भी चालक की बात करें समझ जाना कि क्या है, कोई चालक है, कोई तार है और इसमें धारा बह रही है, इसमें करंट बह रहा है। अब मुझे बताओ, किसी चालक में धारा बहेगी तो क्यों बहेगी, आवेश के कारण, है ना। आवेश के कारण, हमने आवेश तथा वैद्युत आवेश क्षेत्र में पढ़ा था ना। आवेश के कारण बहेगी धारा, बहेगी किसके कारण बहेगी, आवेश के कारण, ठीक। अब मुझे बताओ एक चीज और, कि यहां से लेकर यहां तक आवेश प्रवाहित होगा, यहां से लेकर यहां तक धारा बहेगी, करंट बहेगी, कुछ ना कुछ तो वक्त लगेगा, है ना, है ना मेरी जान, कुछ ना कुछ तो वक्त लगेगा। यहां से लेकर यहां तक धारा बहेगी, कुछ ना कुछ तो वक्त लगेगा। यानी जब हम बात करें यहां से लेकर यहां तक धारा बह रही है, ठीक है, यहां से लेकर, तो कुछ ना कुछ तो यहां पर समय लगा। हमने क्या माना, समय टी लगा, ठीक है। तो इस समय को हम क्या कहते हैं, जो समय अंतराल लगा इसको बहने में, वही क्या कहलाता है, वैद्युत धारा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं, है ना। थोड़ा मॉडिफाई करके अच्छे से लिखना चाहेंगे तो वही लिख देंगे कि किसी चालक में, कि किसी चालक, कोई चालक तार है, उसमें आवेश प्रवाह की जो समय दर होती है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। यानी वैद्युत धारा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यानी वैद्युत धारा सूत्र हम क्या लिख सकते हैं, वैद्युत धारा बराबर एकांक आवेश, आवेश डायरेक्ट आवेश ही लिख दें, ठीक है। और उसको प्रवाहित होने में जो लगा समय, जो समय लगा, ठीक है, एकांक आवेश और उसको प्रवाहित होने में जो समय लगा, उसी के दर को क्या कहते हैं, समय दर को आवेश प्रवाह की समय दर वैद्युत धारा कहते हैं। और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा को किससे लिखते हैं, आई से, ठीक है। आवेश आप सभी को पता है, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और समय को टी से। तो क्या हो गया, आई बराबर क्यू अपान टी, ठीक है, आई बराबर क्यू अपान टी, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आई बराबर क्यू अपान टी यानी धारा बराबर आवेश बटा समय। अब देखो, मात्रक लिखना होगा तो मात्रक भी लिख लेंगे, है ना। मात्रक, अब हमने बताया था कि मात्रक अगर आपको सूत्र पता है तो आप उससे फॉर्मूला बना लेंगे, मात्रक भी, और बीमा भी बना लेंगे, बीमीय सूत्र भी लिख लेंगे आप, इसका बीमीय सूत्र भी लिख लेंगे, है ना। चलो अब मात्रक लिखो। मैंने बताया था मात्रक के लिए क्या करेंगे, परिभाषा से इसकी जो सूत्र होता है उसी से हमें मात्रक लिखना है। सूत्र होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, है ना। तो हमें विद्युत धारा यानी इसका लिखना है मात्रक, है ना। तो हमें आवेश का मात्रक लिख दें और नीचे समय का मात्रक लिख दें। अब सूत्र तो यही होता है ना, ऊपर आवेश नीचे समय। तो यहाँ भी जब मात्रक लिखेंगे क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे आवेश का मात्रक और नीचे लिख देंगे समय का मात्रक, हो जाएगा, है ना, इसका मात्रक। तो आवेश का मात्रक आप सभी को पता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और नीचे समय का मात्रक सेकंड, कूलाम पर सेकंड हो गया धारा का मात्रक। और एक और मात्रक होता है एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है, ये समझना, ठीक है। धारा का मात्रक कूलाम पर सेकंड या एम्पियर भी होता है। अब देखो, बीमीय सूत्र लिखोगे, क्या लिखोगे, मैंने क्या बताया था, सूत्र पता है, आप सूत्र से उसका बीमीय सूत्र भी लिख लेंगे, आप उसका जो है मात्रक भी लिख लेंगे। मात्रक हमने लिख दिया, अब हमें बीमीय सूत्र लिखना है। तो देखो यही तो होता है ना सूत्र, वैद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। ऊपर लिखो आवेश का बीमीय सूत्र, नीचे लिखो समय का बीमीय सूत्र।
बन गया विद्युत धारा का बीमीय सूत्र। तो आवेश का बीमीय सूत्र होता है AT और समय का बीमीय सूत्र होता है T। तो बचा क्या, A। ठीक है, ये हो गया इसका बीमीय सूत्र, है ना। समझ में आया क्या होता है विद्युत धारा, मात्रा, बीमा, सब कुछ। विद्युत धारा क्या होता है मैंने बताया, कोई चालक है, चालक मतलब जहां भी चालक की बात करें समझ जाना चालक तार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, चालक तार की बात कर रहा है। ठीक है, तार कोई है, ठीक है, जिसे हमने आपको दिखाया, ये कोई चालक है, तार है, इसमें धारा बह रही है। धारा क्यों बहेगी, आवेश के कारण, आवेश के कारण धारा बहेगी। अब यहाँ से यहाँ तक जब धारा बहेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कुछ ना कुछ तो वक्त लगेगा ना। जो ही समय लगेगा, जो उसकी समय दर होगी, उसी को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे, है ना। समझ में आया, यानी कह सकते हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की जो समय दर होती है विद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की समय दर, सिंपल, है ना। तो यानी जब इसका सूत्र लिखें क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर जो आवेश और उसको ले जाने में जो समय लगा, यानी उसको प्रवाहित होने में जो समय दर लगा, वही हो जाएगा। यानी आवेश धारा बराबर आवेश बटा समय। तो धारा को आई से डिनोट करते हैं, आवेश को क्यू से और समय को टी से। आई बराबर क्यू टी। मात्रक वही लिखेंगे, ऊपर आवेश नीचे समय, तो ऊपर आवेश का मात्रक कूलम, नीचे समय का मात्रक सेकंड, कूलम पर सेकंड, ये एम्पियर भी होता है इसका मात्रक। बीमीय सूत्र भी उसी तरह लिखेंगे, ऊपर आवेश का बीमीय सूत्र और नीचे समय का बीमीय सूत्र हो जाएगा क्या, ये इसका विद्युत धारा का बीमीय सूत्र, है ना। इतनी बात क्लियर है। चलो, ये हमने अपनी नींव तैयार कर ली, अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर ली। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, इसे नोट कर लो अच्छे से। बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा अनुगमन वेग, ठीक है, अनुगमन वेग पढ़ेंगे, ठीक है। इसे नोट कर लो इतनी बार, परिभाषा, मात्रक, विमा, सब कुछ नोट कर लो। मैं देख लेता हूं अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है, अच्छे से दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा होगा, है ना। चलो नोट कर लिया आप सभी ने। अब मैं मिटा दूं इसे, मिटा दूं मैं इसे, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं और बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, अनुगमन वेग, अपवाह वेग भी कहते हैं, और इसका विद्युत धारा में संबंध पूछता है, बहुत पूछता है, ठीक है। समझ में आ रहा है विद्युत धारा। ये था हमारा पहला टॉपिक, विद्युत धारा। हमने समझ लिया विद्युत धारा। अब तो सारे टॉपिक जो है आसान हो जाएंगे हमारे लिए, है ना। अब तो हमारे सारे टॉपिक हमारे लिए आसान हो जाएंगे। अब समझो अनुगमन वेग क्या होता है। क्या है टॉपिक हमारा, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग या इसे अपवाह वेग भी कहते हैं, इसे अपवाह वेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाह वेग, ठीक है। तो कहीं भी अगर एग्जाम में आ जाए अपवाह वेग लिखकर तो कंफ्यूज मत होना, समझ जाना कि अनुगमन वेग की ही बात कर रहा है। अब अच्छा, अब ये वेग, हाँ कोई वेग है, अनुगमन वेग। अब ये वेग तो पढ़ रखा है ना आपने, ठीक है। अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग जानते हो क्या होता है। मैं एक बार बोलकर बता रहे हूँ, उसके बाद में मैं समझाकर आपको बता दूंगा कि किसी चालक के इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आयनों से टकराते हुए धनान की ओर आगे बढ़ते हैं, तो जिस वेग से आगे बढ़ते हैं वही वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है, ठीक है। जिस वेग से चालक के इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए धनान की ओर आगे बढ़ते हैं वही वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग। अब इस तरह समझ में नहीं आएगा ना। चलो परिपथ में बनाते हैं, परिपथ के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा कोई परिपथ बना लेते हैं, ये हमारा चालक, ठीक है, ये रहा हमारा चालक। इधर ये इससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से जुड़ा हुआ है ना, और इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और चालक में क्या है, मैंने क्या बताया, चालक के इलेक्ट्रॉन है, चालक में इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें क्या है, चालक में, हाँ चालक मैंने आपको बता दिया। चालक की बात करें समझ जाना कि चालक यानी कोई चालक तार है, उसकी बात कर रहा है ना। ये कोई चालक तार है, मैंने बता दिया, इसकी बात कर रहा है। अब इसमें धारा तो बहेगी, है ना, धारा बहेगी, इलेक्ट्रॉन बहेगा। तो इसमें क्या है, चालक के इलेक्ट्रॉन है। इस तरह ये देखो, इलेक्ट्रॉन कुछ मैंने बना दिए, 2-4 बनाएंगे, ज्यादा नहीं, वैसे तो बहुत सारे हैं, है ना, पर हमने 4-5 बना दिया कि हाँ चालक है। ये चालक में, ये चालक के इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना। अब बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन है, चालक है, आवेश है, तो आवेश की एक क्षेत्र होगा जिसे विद्युत क्षेत्र कहेंगे, है ना। यहाँ पर एक कोई विद्युत क्षेत्र भी होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई, सिंपल। आवेश है, धारा बहेगी, यानी आवेश के कारण ही बहेगी, आवेश है तो विद्युत क्षेत्र भी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बाहर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो समझ में आई इतनी बात। कोई चालक है, चालक में इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है ना। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, जो चालक के इलेक्ट्रॉन होंगे ये बीडी वेग से, ठीक है, कोई वेग मान लेते हैं, एक बीडी वेग मान लेते हैं, ठीक है, एक बीडी वेग मान लेते हैं। इस वेग से क्या होते हैं, ये सभी इस तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इस तरफ बढ़ते हैं धनायन की तरफ, यहां से बढ़ते हैं इस तरफ और इस तरफ, यानी धनायन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा धनायन ना। तो ये चालक की जो इलेक्ट्रॉन है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, इसके इफेक्ट के कारण यहां से आयनों से टकराते हुए क्या करते हैं, ये धनायन है ना, इसकी ओर आगे बढ़ते हैं, इधर, है ना, इधर आगे बढ़ते हैं। तो जिस वेग से इस तरफ आते हैं वही वेग क्या कहलाता है, हमारा अनुगमन वेग। देख रहे हो ना भाई लोग, यानी हमने क्या समझा, हमारे पास कोई चालक है, जो चालक में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धनायन की ओर आगे बढ़ेंगे, आयनों से टकराते हुए धनायन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जिस वेग से आगे बढ़ेंगे वही वेग क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि चालक के इलेक्ट्रॉन जिस वेग से, चालक के इलेक्ट्रॉन जिस वेग से बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धनायन की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा धनायन रहा ना, इसकी ओर बढ़ रहे हैं, तो वही वेग हमारा क्या कहलाता है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, ठीक है। लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिए, ठीक है। चालक के इलेक्ट्रॉन जिस वेग से, पहले लिख देता हूं जिस वेग से, ठीक है, लिख लेना आप भी, ठीक है, जिस वेग से चालक के इलेक्ट्रॉन
मैं शॉर्ट में कहीं कहीं लिख दिया करूंगा, ठीक है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आयनों से टकराते हुए धनायन की ओर बढ़ते हैं, आयनों से टकराते हुए धनायन की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। ये देखो यहां से कहां जा रहे हैं, धनायन की ओर, धनायन की ओर बढ़ते हैं। वह वेग कौन सा कहलाता है, वह वेग वह अनुगमन वेग कहलाता है। जिस वेग से आगे बढ़ते हैं, है ना, वही वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है, ठीक है। और इसे बीडी से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, हमने समझा बीडी, इसे हम बीडी से प्रदर्शित करते हैं। लिख लेंगे ना आप, हो सकता है आपको हैंड राइटिंग थोड़ा बेकार लगी हो, पर अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना तो हो जाता है। और वर्ड वर्ड पे वैसे भी अच्छा राइटिंग नहीं बनता है, ठीक। समझ में आया क्या होता है अनुगमन में? चलो हाँ, वो तो समझ ही लिया होगा कि कोई चालक है, कोई तार है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जिस वेग से आगे बढ़ रहे हैं धनायन की ओर, जिस वेग से बढ़ रहे हैं वही वेग हमारा क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग यानी बीडी, है ना। अब एक टॉपिक आपसे पूछा था कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध क्या है। एक डेरिवेशन है, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, हेडिंग डालो। और ये डेरिवेशन 5 अंकों में आएगा, मैं बताता हूँ इतने में हो जाएगा। ये जो बचा हुआ हमारा है इसी में हो जाएगा, और इतना भी बड़ा नहीं है, ज्यादा नहीं है, 4-5 लाइनों में हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। इसे आप नोट कर लो, अनुगमन वेग क्या होता है, और फिर हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, ठीक है। चलो देख लो, सही से चल रहा है कैमरा? हाँ भाई, मतलब थोड़ा सा जो है क्वालिटी लो आ रहा है दिखने का, लेकिन क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए ना, क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए। अगर थोड़ा सा भी वो होता है दिखने में तो कोई दिक्कत होती है, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए बस, मैं तो यही बोलूंगा, और क्या कह सकता हूँ मैं। अब देखो ये पूछ रहा है कि जो वैद्युत धारा है अनुगमन वेग में संबंध क्या है, यानी इसमें जो धारा बह रही है वो धारा और जिस वेग से बढ़ रही है वो वेग यानी अनुगमन वेग, इसमें संबंध क्या है, रिलेशन, इसका डेरिवेशन होता है। अब देखो मुझे बताओ, तो इसे मानोगे कि मान लो हमने क्या माना कि जो चालक की लंबाई L है, ये चालक की लंबाई L है, ठीक है, ये लिख लोगे। और क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल जो है A है, ये हमने मान लिया, ठीक है। चालक की लंबाई A है, क्षेत्रफल A, वो चालक की लंबाई L है, क्षेत्रफल A है, और अनुगमन वेग BD है, सभी को पता है ना। लंबाई L, क्षेत्रफल A, अनुगमन वेग BD और इलेक्ट्रॉन E, है ना, ये सभी को पता है ना। चलो तो लिख देते हैं, माना चालक की जो लंबाई L है, ठीक है, माना चालक की लंबाई L है, माना चालक की लंबाई L है, कोई दिक्कत, माना चालक की लंबाई L है, ठीक है, कामा चालक की लंबाई L और क्षेत्रफल A है, तथा अनुगमन वेग BD है, ठीक है, अनुगमन वेग क्या है, BD है, ये हमने लिख दिया। कोई दिक्कत कि माना चालक की लंबाई L है, क्षेत्रफल A है, अनुगमन वेग VD है। तो जो इससे इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, जानते हो कितना गुजरेंगे, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना गुजरेंगे, तो लिखेंगे तो 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, पहले हम 1 सेकंड का निकालेंगे ना, उसके बाद हम निकालेंगे T सेकंड में कितना होता है, तो हमें कुल पता चल जाएगा ना। चलो 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, ये जानते हो कितना हो जाएगा, जानते हो कितना हो जाएगा, अच्छे से लिख देता हूं पूरा, इसका गुणा क्षेत्रफल और लंबाई इसका गुणा और इस जो वेग है इसका गुणा, ठीक है, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाँ इस पर क्षेत्रफल पर ही तो निर्भर करेगा भाई, क्षेत्रफल लंबाई, जितना लंबाई होगा जितना क्षेत्रफल होगा और जितना क्या होगा, जिस वेग से आगे बढ़ेंगे वही तो कहलाएगा ना, कि मतलब कि उसी पर तो तय करेगा ना कि कितनी धारा बहेगी, है ना। मैंने बता नहीं था कोई पाइप है, अच्छा तो पाइप में अगर मैं बताऊं पानी कब ज्यादा बहेगा कब कम बहेगा, आप बताओगे लंबा पाइप होगा ना तो ज्यादा बहेगा, और कोई कुछ बता दोगे कि हाँ पाइप जो होगी इस तरह पतली होगी, इस तरह पतली होगी तो कम बहेगा, और इस तरह मोटी होगी तो पानी ज्यादा बहेगा, है ना, ये आपने बताया था। और एक चीज और बताया था कि हाँ जिस वेग से आगे बढ़ेगा, बहुत तेज जा रहा है पानी तो खुद ज्यादा बहेगा, है ना। तो यानी 3 चीज तो बताया था ना, तो वही 3 चीज यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। जो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होगा, N, ये संख्या है, ये संख्या है, इस पर मत जाना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यानी N, और Na ये क्षेत्रफल है, VD क्या है, ये अनुगमन वेग है, और E है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, NaVDE ये हो गया 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन। अब देखो मुझे यहाँ पर रुको 1 सेकंड, कि अब बताओ ये तो हो गया 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, तो मुझे बता दो कि T सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, बताओ मुझे कि T सेकंड में कोई टॉपिक छूटा था क्या, कोई टॉपिक, यार अभी तो कोई टॉपिक नहीं छूटा है ना, कोई टॉपिक नहीं छूटा है कि एक, हाँ एक टॉपिक मैंने
अनुगमन धारा, हाँ धारा घनत्व यार, वही तो मैं सोच रहा था, धारा घनत्व, लेकिन धारा घनत्व आगे आएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। धारा हमने पढ़ लिया है ना, धारा घनत्व आगे आएगा अभी जब हम, क्योंकि धारा घनत्व में एक और पूछ रहा था डेरिवेशन, तो ये डेरिवेशन ये सब पढ़े रहेंगे तो काम आएगा वो, ठीक है। वही हम देख रहे थे कि लेकिन हाँ धारा घनत्व मतलब दिमाग में चल रहा था कि हाँ कुछ तो छूट रहा है ना। तो मैंने क्या बताया कि 1 सेकंड में जो चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन होंगे कितने हो जाएंगे, इसका क्षेत्रफल का, लंबाई का और वेग, यही 3 चीज पर तो निर्भर करेगा। 1 सेकंड, चौथा क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, ये हो जाएगा NaVDE, ये तो यार लिख दिया ना, इलेक्ट्रॉन ही, जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, NaVD, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड में चालक में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, n मतलब क्या है, संख्या है, a मतलब क्षेत्रफल, VD मतलब अनुगमन वेग, ठीक। अब बताओ 1 सेकंड में इतना है तो t सेकंड में कितना होगा, तो t सेकंड में कितना होगा, क्या करोगे, 1 कलम का मूल्य 3 रुपया है तो 5 कलम का मूल्य कितना हुआ, बताओ, 5 गुणित 3 यानी 5 3 15, यही तो बताओगे ना करके। तो आपने क्या किया, 5 को उससे गुणा कर दिया, जितना का पूछा था, तो t का पूछा था तो हमने भी क्या किया, t का इसमें गुणा कर दिया, तो क्या हो गया NaVD इंटू टी, है ना, ये हो गया NaVDT, है ना। 1 सेकंड में NaVD तो t सेकंड में NaVDT, t गुणे NaVD, है ना, ये हो गया। अब देखो ये क्या निकल कर आया हमारा, ये हमारा निकल कर आया E, ठीक है, ये हमारा निकल कर आया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है, चलो क्या निकल कर आ गया हमारा, हमारा निकल कर आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या निकल कर आया, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो भी t सेकंड में। अब आप सभी को पता है क्या होता है, मुझे आवेश ज्ञात कर लोगे तो धारा पता चल जाएगी, क्यों, क्योंकि आवेश के कारण तो धारा बहती है ना। तो यानी हमें पता क्या करना है, आवेश पता कर लो, चलो। तो आवेश बराबर Q बराबर क्या होता है, NE होता है, Q बराबर क्या होता है, NE। अब मुझे बताओ n तो हमने निकाल रखा है ना, क्या निकाला है हमने, ये n मतलब संख्या यार, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो t सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने ज्ञात कर रखा है, क्या है NaVDT, NaVD इंटू टी, है ना, यही तो निकाला है, और गुणे में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, NaVDT हो गया, है ना, ये हो गया आवेशों की संख्या, जो इसमें बह रहे हैं उनके आवेशों की संख्या। और हमें ज्ञात क्या करना है, मुझे बता दो ज्ञात क्या करना है, हमें तो धारा ज्ञात करना है ना, धारा मतलब धारा में संबंध, तो आप सभी को पता है कि धारा कितना हो जाएगा, धारा का आप सभी को सूत्र पता है, धारा I बराबर क्या होता है, Q/T, Q का मान रख दो, यही उठाकर Q का मान रख दो, Q का मान हमने ज्ञात कर लिया ना, ये देखो Q का मान हमने ज्ञात कर लिया, Q का मान रख दो, क्या है NaVDT इंटू E, ये है आवेश, और नीचे क्या है T, अब T से T तो खत्म हो गया, है ना, तो बचा क्या, बचा क्या हमारा I बराबर NaVDE, ये बच गया हमारा, तो यही हो जाएगा अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, है ना, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है ये पता चल गया हमें, ठीक है। I बराबर NaVDE, कुछ किया नहीं भाई, अनुगमन वेग क्या होता है, जिस वेग से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं, मतलब कि सिंपल वर्ड में, ठीक है, और यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दिया। अब इसका धारा में संबंध पूछा था तो हमने निकाल लिया, चलो अच्छा धारा में संबंध, चलो हम इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर लेते, तो इलेक्ट्रॉन हमने 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन इतना निकाला, तो t सेकंड में इसका t गुणा कर दिया, है ना, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, और हमें पता है Q बराबर NE, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे E, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने निकाल रखा था, रख दिया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणा कर दिया, उसके बाद में ये हमारा आवेश निकल कर आ गया यानी Q, तो हमें पता I बराबर Q/T होता है, Q का मान यहाँ पर रख दिया, t नीचे था, t से t खत्म हो गया और ये निकल कर आ गया, ठीक है, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। चलिए अब इसे छाप लीजिए, इसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक, और अगला टॉपिक हमारा क्या है मैं देख लेता हूँ बार, वैद्युत धारा अनुगमन वेग हो गया, और उसके बाद बढ़ेंगे हाँ ओम का नियम, उसके बाद धारा घनत्व, ओम का नियम है उसके बाद धारा घनत्व है, ठीक है। मैं बार बार पानी इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि गले में दिक्कत है थोड़ा सा, ठीक है, नोट कर लो इसे, नोट कर लिया, मिटा दूं अब इसे मैं, बताओ मिटा दूं मैं इसे, मिटा रहा हूं मैं। धारा भी समझ लिया, अनुगमन वेग और धारा में संबंध भी हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, हमें हमारा अगला टॉपिक है ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम पूछा जाता है, ओम का नियम क्या होता है बहुत आसानी से समझेंगे, ओम का नियम, ठीक है। यार जो लोग नए जुड़े हैं ना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर रहोगे यार काम आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस यहाँ पर ऐसी होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहोगे तो क्लासेस आप तक कैसे पहुंचेंगी, है ना। तो इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो, और मैं हमें ये तो नहीं कहता ना कि हमेशा शेयर करो, ये करो, लाइक करो, कमेंट करो, बस यही तो बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब करके रखो, सब्सक्राइब करके रखोगे तो जो है वीडियो आप तक पहुँच पाएंगे क्लासेस, है ना। चलो क्या है ओम का नियम, अगला टॉपिक हमारा ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या कहा था ओम ने, बताओ ओम का नियम बताओ मुझे, किसी को पता है। ओम ने कहा, मैं एक बार बोलकर बता रहा हूँ उसके बाद मैं समझा दूंगा। ओम ने कहा किसी चालक की भौतिक अवस्था को कोई परिवर्तन ना किया जाए, किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी उसके लंबाई क्षेत्र से बढ़ावा ना बढ़ाया जाए ना घटाया जाए, तो उसमें जो बहने वाली धारा होगी उस विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी। मतलब कि एक और परिभाषा है कि हाँ जो उसमें
अगर किसी चालक की जो है भौतिक अवस्था को स्थिर बनाए रखें तो उसके जो विभवांतर होगा और उसके चालक उसके तारों के बीच जो विभव होगा चालक के बीच, और उसके बाद में जो उसकी धारा का अनुपात जो होगा वो नियत होगा, ये बताया था। अब समझो, ये तो बोलकर बता दिया, ये तो ऊपर से गया होगा मुझे पता है। अब समझो बताया क्या, ये हमारे पास किसी चालक की भौतिक अवस्था, चालक हमने कहा था ना, कोई चालक की बात करें जहां भी, चालक समझ जाइए कि चालक किसी मतलब की तार की बात कर रहा है, कोई चालक है यानी तार है ना, उसकी बात कर रहा है। चलो ये है हमारा चालक। अब इस चालक में भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होंगी मुझे बताओ। इसकी भौतिक अवस्थाएं क्या होगा, लंबाई होगा, है ना, क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ताप होगा, दाब होगा, ये सब इसकी भौतिक अवस्थाएं होंगी। तो हम इसमें कोई परिवर्तन ना करें, यानी ये चालक है हमारा, ना इसकी लंबाई बढ़ाएं और ना ही इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको पता है तार का क्षेत्रफल, इस तरह जैसे तार है, ये देखो, ये तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये क्षेत्रफल होता है, ठीक है, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो वाला क्षेत्रफल, ठीक है। अगर इसकी लंबाई भी ना बढ़ाएं और क्षेत्रफल भी ना बढ़ाएं, घटाएं बढ़ाएं, यानी कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे काट कर पीट कर, तो ऐसा कुछ ना करें, ठीक है। तो उसमें जो भेजेंगे हम धारा भेजेंगे ना, उसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी ना। अब देखो, यानी ये हमारा रहा चालक, और चालक में इसमें धारा बह रही है, ठीक है, धारा बह रही है, और इसमें क्या है, विभवांतर जो है, विभव है इसके चालक के विरुद्ध जो विभवांतर है, ठीक है। क्या बताया कि इसका और इसका जो मान रहेगा b/i वो नियत रहेगा। ये था पहला वो, ठीक है, कि हाँ, और एक और मतलब यही प्रूव है, लेकिन दूसरी थ्योरी पर बोलते हैं कि हाँ जो ये होता है विभवांतर इसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो उसका कहने का भी मतलब यही होता है कि इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें तो जो हमारा विभवांतर होगा यानी v वो अनुक्रमानुपाती होगा धारा के, ये होगा, ठीक है। अब यहां से भी वही चीज निकल कर आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वाला चिन्ह हटेगा तो कुछ ना कुछ लगेगा नियतांक। नियतांक हमने r लगा दिया, यानी और r जो है ये होता है, ये नियतांक है और ये चालक का प्रतिरोध भी है, ये नियतांक है और ये चालक का प्रतिरोध भी है। प्रतिरोध आपको पता, चालक का प्रतिरोध किसे कहते हैं, जो विद्युत धारा बह रही है, बहने से रोके, विरोध करे, वही प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। अभी बताएंगे इसको, ठीक है। तो हम इसे अच्छे से लिखेंगे, क्या हो जाएगा, b बराबर IR, अच्छे से लिख देंगे, ठीक है। यानी अब E को इधर ले आओ तो V/I बराबर R, और R हमने क्या बता रखा है कि जो R है नियतांक है यानी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये वही निकल कर आता है। तो यानी चाहे जो कहें कि हाँ किसी चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर बनाए रखते हुए उसमें भेजी गई धारा उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, तो वहां से भी यही निकल कर आएगा। और हम यह भी कहें कि किसी चालक की भौतिक अवस्था को ना बदलें तो उसका जो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा और धारा का मान होगा वो नियत रहेगा। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, और मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखोगे, किसी चालक की, मैं लिख देता हूँ, किसी चालक की, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, किसी चालक की भौतिक अवस्था, कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं, लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, दाब, इनमें कोई परिवर्तन ना करें, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें या भौतिक अवस्था को स्थिर बनाए रखें, ठीक है, भौतिक अवस्था को स्थिर बनाए रखें यानी कोई परिवर्तन ना करें, तो उसमें जो भेजी गई धारा होगी ना उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी, ठीक है। यानी उसमें जो धारा होगी विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी। तो यहां से भी वही निकल कर आएगा, ठीक है। V/I कांस्टेंट यानी नियतांक, उसमें भेजी गई धारा उत्पन्न विभवांतर के, लिख लो आप भी, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। समझ में आया। चलो देखो, यही तो हमने कहा था ना, कोई चालक है हमारे पास, चालक तार है, उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें यार, ना लंबाई, क्षेत्रफल कुछ ना बढ़ाएं, तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी b प्रोपोर्शनल I। अब देखो कांस्टेंट हटेगा तो वहां पर कोई नियतांक आएगा, नियतांक हमने R ले आए, और इसे चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं, याद रखना। तो यहाँ से एक सूत्र तो हमें ये मिल गया B/IR, ठीक है। लेकिन जो इसका मेन फॉर्मूला है, जिसको मेन इसकी थ्योरी कहती है, वो यही तो है ना, जब इसको I को इधर लेकर आएंगे B/I बराबर R, R हमें पता है नियतांक है, तो B/I बराबर नियतांक यानी कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा कि जो B और I का यानी उसके सिरों के बीच जो विभवांतर है और उसके सिरों के बीच जो धारा बह रही है उसका जो अनुपात का जो मान होता है वो एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है ना। सबसे समझ मतलब कि अब देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर बनाए रखते हुए उसमें भेजी गई धारा जो होती है उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। सूत्र यही लिख देना, आप डायरेक्ट यही लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस तरह लिख दोगे B/I, मतलब इस तरह B प्रोपोर्शनल I, तो प्रोपोर्शनल हटा के R लगाओगे तो यहाँ लिख दोगे B/I बराबर R, तो B/I बराबर नियतांक, ठीक, क्योंकि R नियतांक है और इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये बात याद रखना, इसे चालक का कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। चलो अब इसे भी नोट कर लो, ठीक है, नोट कहते हैं। और मैं बता दूं इसका जो ओम मात्रक होता है, इसका मात्रक ओम होता है, इससे लिखते हैं, मात्रक क्या होता है, ओम होता है। मैं यहीं पर बता देता हूं चालक का, आप यहाँ प्रतिरोध पूछ लिया अगर एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अलग से नहीं बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, तो आप बता देंगे इसका जो है मात्रक ओम होता है। परिभाषा क्या लिख दोगे, परिभाषा मतलब कि सूत्र पूछा जाए तो R बराबर क्या हो जाएगा बताओ, यही तो हो जाएगा ना, B/I, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, ये उठाकर लिख दोगे, ये लिख दोगे, मात्रक ये लिख दोगे, परिभाषा क्या लिख दोगे, मैं बोल कर बता रहा हूँ,
नोट कर लो भाई, वन शॉट में सारा कुछ बता रहे हैं। ठीक है, क्या बताओगे कि किसी चालक का वह गुण, ध्यान से सुन लो, लिख देना प्रतिरोध में, किसी चालक का वह गुण जिससे वह चालक में बहने वाली धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। चालक में धारा बह रही है ना, तो इसमें जो है कोई विरोध करेगा, इसमें विरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, विरोध, प्रतिरोध, है ना। चलो, वही क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे। समझ में आया क्या होता है ओम का नियम? यानी हमारे पास कोई चालक तार है, इसकी ना लंबाई बढ़ाए ना क्षेत्रफल बढ़ाए, और इसके बीच धारा भेजे, तो उत्पन्न विभवांतर किसके के अनुक्रमानुपाती होगी, या जो इसके बीच विभवांतर होगा v और जो इसके बीच धारा बहेगी i, ये एक नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलो आपने ओम का नियम भी पढ़ लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ धारा घनत्व पर। ठीक है, धारा घनत्व मैंने बताया था, शुरुआत में छूट रहा था, हाँ, पर इसको समझ लेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। मतलब उसको जैसे मैंने बताया था अनुगमन वेग को, और मैंने बता भी दिया, तो अच्छे से समझ में आएगा धारा घनत्व तो होता क्या है। ठीक है, तो मैं इसे अच्छे से अब मैं मिटा देता हूँ। हो सकता है आपको हैंड राइटिंग बेकार लगे, पर मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाइट बोर्ड पर मतलब इस तरह अच्छे से लिखा भी नहीं जाता, और दूसरी बात जल्दी जल्दी में हो जाता है ना भाई, वरना हैंड राइटिंग मेरी अच्छी है, इस तरह नहीं है। ठीक है, ओम का नियम आ सकता है भाई, नोट कर लेना। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना। इसी तरह बाकी मतलब कि जो चैप्टर है उनका भी रिवीजन करवा देंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, वैसे भी अगर आप क्लास 10th के हैं कोई, तो मैं बता दूं ज्ञानोदय के गुरुजी हमसे पढ़ाई कर सकते हो भाई। ठीक है, बहुत अच्छा चैनल है यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए। बाकी यहाँ ये चैनल स्पेशली क्लास 12th के लिए है। ठीक है, स्पेशली क्लास 12th के लिए है, और यहाँ पर क्लास 10th की भी कुछ क्लासेस होती हैं। ठीक है, ये मुझे नीचे मिला, ये मेरे पैर में बार बार गड़ रहा था। ठीक है, तो मतलब बहुत बार में से चोट खाया, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं होगा, बहुत बार मैंने नीचे भी देखा, इसी के लिए बार बार मेरे पैर में लग जा रहा था। मैं इसे रख दूं कहीं पर। ठीक है, चलो अगला टॉपिक है हमारा धारा घनत्व। धारा घनत्व, अब धारा घनत्व क्या होता है बताओ मुझे, धारा घनत्व क्या होता है? कुछ नहीं है, ये बहुत छोटा सा है। कोई चालक है, क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, कोई चालक है। ठीक है, बाद में लिख दूंगा, समझ लो पहले। कोई चालक है, ठीक है, अब चालक में धार, इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमने माना ए है। ठीक है, क्षेत्रफल ए है, और इसमें धारा क्या बह रही है, आई बह रही है। तो एकांक क्षेत्रफल में जो बहने वाली धारा होगी उसे क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा, क्षेत्रफल हमने माना ए है और ये धारा मान लिया आई है, तो हम धारा घनत्व का सूत्र क्या लिख सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा। ठीक है, यानी धारा घनत्व बराबर एकांक क्षेत्रफल यानी ए और इसमें प्रवाहित धारा यानी आई। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल लिख देता हूँ और उसमें प्रवाहित धारा यानी आई। ठीक है, अब देखो धारा घनत्व को किससे लिखते हैं, धारा घनत्व को जे से लिखते हैं। धारा घनत्व को किससे लिखते हैं, धारा घनत्व को जे से, और प्रवाहित धारा आप सभी को पता आई से लिखते हैं, और क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं। तो जे बराबर आई अपॉन ए, ये हो गया इसका फॉर्मूला। मात्रक लिखना चाहोगे, मात्रक क्या लिखोगे, आई से एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, और नीचे है ए यानी क्षेत्रफल का आपको पता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका मात्रक। बीमा भी इसी तरह लिख लोगे, ऊपर लिखोगे, क्या लिखोगे, ऊपर क्या है, धारा की बीमा। ठीक है, यानी ए, और नीचे क्षेत्रफल की बीमा यानी एल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, ए इंटू एल की पावर -2। ठीक, ये हो जाएगा इसका बीमीय सूत्र। ठीक है, ये लिख लोगे। तो मात्रक भी बता दिया हमने, बीमा भी बता दिया। ठीक है, और मैंने परिभाषा भी बता दिया ना कि एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा घनत्व कहलाती है, बाकी लिख लेना भाई। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा कहलाती है धारा घनत्व। कोई चालक है, उसके एकांक क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल में जो धारा बहेगी वही क्या कहलाएगी, धारा घनत्व। ठीक है, समझ में आया, धारा घनत्व जैसे प्रदर्शित करते हैं, जब बराबर आई पाने धारा घनत्व बराबर धारा बटे क्षेत्रफल, और सूत्र हमने बता दिया। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे, धारा घनत्व हो गया। और मैं देख लूं अगला टॉपिक क्या हमारा, धारा घनत्व के बाद धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। एक ये पूछा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, है ना, तो मैं इसे यहाँ पर बता देता हूँ, इतने में हो जाएगा, छोटा डेरिवेशन है। ठीक है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है, सूत्र क्या है धारा का, धारा घनत्व का, जे बराबर आई अपान ए, है ना, जे बराबर आई अपान ए। तो आई हमने क्या निकाला था जब अनुगमन वेग में निकाला था, आई बराबर एन ए वी डी ई निकाला था ना, एन ए वी डी ई निकाला था, है ना, एन ए वी डी ई, यही तो निकाला था ना। और उसके बाद में नीचे ए है, ऐसे खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन वी डी ई। चलो ये हो जाएगा, कुछ नहीं, जे बराबर आई अपॉन ए, आई का मान रख दिया हमने, निकाला था, इसलिए काट दिया, बच गया ये। चलो अब से छाप लीजिए। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पर। ये भी हो गया धारा घनत्व। अब है ओम का नियम हो गया ना, हाँ,
विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध हमने बता दिया था ना, एक और प्रतिरोध होता है विशिष्ट प्रतिरोध, और ये प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर होता है। हाँ, बहुत बहुत बार ऐसे गलती करते हैं प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में, और विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना। मैं बता दूंगा प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है। प्रतिरोध हमने बता दिया ना, किसी चालक का वह गुण होता है जिससे चालक में धारा बह रही है तो इसमें कोई विरोध उत्पन्न करेगा, तो वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसमें विरोध आएगा ना, उत्पन्न करेगा, तो वही विरोध, प्रतिरोध। चलो नोट कर लो इसे, और मैं बताऊंगा फिर अगला टॉपिक। विद्युत धारा, प्रतिरोध, विद्युत धारा नहीं, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा विद्युत ऊर्जा। ठीक है, दिखाई दे रहा है अच्छे से? अभी तो अच्छे से दिखाई दे रहा है यार, आधे घंटे से भी ज्यादा क्लास होने वाली है। ठीक है, चलो नोट कर लिया, मिटा दो हम इसे। सुनोगे गाना, सुनोगे, शायरी सुना देता हूँ मैं। ठीक है, नया टॉपिक है, इसके बाद मतलब इसको मिटा दूँ, उसके बाद सुनाता हूँ। ठीक है, चलो एक छोटी सी शायरी, नया टॉपिक है भाई। ठीक है, नया टॉपिक है, उसके बाद पढ़ लेंगे, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और इसे आपने क्लास 10th में दूसरे तरीके से पढ़ा होगा। मैं बता दूं, क्लास 10th में आपने दूसरे तरीके से पढ़ा होगा, और क्लास 12th में आपको दूसरे तरीके से दिखाई देगा। क्या है? प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, क्लास 10th में तो आपने दूसरे तरीके से पढ़ रखा होगा ना, और यहाँ पर हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, है ना। एक सेकंड, बस हाँ, आधा घंटा लगेगा। मैं बता दूं बस, हाँ, दो टॉपिक ऐसा है, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि दो टॉपिक मैंने रखे हैं जो आपके एग्जाम में हर साल आते हैं। टॉपिक कौन सा है मैं देख लूँ, किरचॉफ का नियम है, और एक है व्हिट-स्टोन सेतु। किरचॉफ का नियम और व्हिट-स्टोन सेतु है, ये दो हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, और मैं इसे लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में है ही। ठीक है, मैं इसे लास्ट में बताने वाला हूँ। एक और टॉपिक बता, दो टॉपिक बचता है इसके बाद, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। उसके बाद आपका ये दोनों टॉपिक आ जाएगा, है ना। बस 10 मिनट इसमें लगेगा, और लगभग उसके बाद में आपका टॉपिक आ जाएगा, उसमें भी 10 मिनट, किरचॉफ का नियम में 10 मिनट आपका आ जाएगा उसमें, व्हिट-स्टोन सेतु में। तो कुल मिलाकर आपका आधे घंटे में पूरा हो जाएगा, है ना। आधे घंटे में आपका पूरा हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। इसे आपने 10th में किसी और तरीके से पढ़ा होगा, है ना, लेकिन 12th में जानते हो किस तरह से होता है। कोई चालक है, ये क्या हो गया, कोई चालक है, चालक में धारा बह रही है, ये हमने पहले ही बताया था। कोई चालक है, चालक में धारा बह रही है ना। तो इसके धारा बह रही है यानी इलेक्ट्रॉन बह रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, धारा बह रही है। मैंने क्या बताया था कि धारा किसके कारण बहेगी? आवेश के कारण, है ना। धारा किसके कारण बहेगी? आवेश के कारण। और अगर आवेश है तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी होगा। आवेश है, अगर कोई में ये तार है तो इसके तार चारों तरफ क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है, तभी तो तुरंत ही चिपका लेता है ना। करंट तुरंत ही जैसे लगता है तुरंत ही चिपका लेता है, या यहाँ तक, मतलब कुछ दूर मान लेते हैं कि यहाँ तक जो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र होता है, ये समझो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र को इसे लिखते हैं, यानी ये क्या है? इसका विद्युत क्षेत्र है। चालक है तो इसका विद्युत क्षेत्र है, चालक है कोई तो उसमें आवेश, धारा बहेगी, धारा बहेगी, आवेश के कारण आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र भी होगा। समझ में आया ना? विद्युत धारा, तो जो विद्युत क्षेत्र होगा, और इसका जो धारा घनत्व होगा, धारा घनत्व मैंने बताया था, धारा घनत्व क्या बताया था? एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, यानी I/A, J बराबर I/A, ये मैंने बताया था। इसका अनुपात धारा घनत्व और जो विद्युत क्षेत्र है इसका अनुपात ही क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोधकता। हाँ, भले ही आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आप यही पढ़ेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है या प्रतिरोधकता, ठीक है, ये क्या होता है? जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और क्या, और जो धारा घनत्व होता है उसका अनुपात। ठीक है, धारा घनत्व का अनुपात। अब प्रतिरोध, जो प्रतिरोधकता होता है इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इस तरह पी की तरह होता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी को पता है, ई से प्रदर्शित करते हैं ना। धारा घनत्व को किससे लिखते हैं? धारा घनत्व को लिखते हैं जे से। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो एक और सूत्र इसका होता है। ठीक है, एक और सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये तो इससे मेन जो इसका टॉपिक कहता है कि हाँ विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व में जो अनुपात होता है वही कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोधकता। लेकिन जो इसका फॉर्मूला, जो न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला है इसका, वो ये होता है कि रो बराबर RL/A, ये होता है, रो बराबर RL/A, ये होता है इसका असली मेन फॉर्मूला होता है यही। RA नहीं, हाँ भाई सॉरी, ये विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र ऊपर होगा, यहाँ पर RA/L होगा। हाँ भाई, RA/L होगा, RA/L होगा। मैं इसे प्रूव करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन प्रूव नहीं पूछा जाएगा। मैं बता दूं, यह सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे? इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। यार गलती हो जाती है, मैं क्या करूँ, मतलब मैं पहली बार ये सब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं पढ़ता हूँ, पढ़ा देता हूँ, तो गलती तो हो जाती है ना भाई लोग।
आप लोग एग्जाम में गलती करते हो, पढ़ाने में गलती हो जाती है कभी कभी, ठीक है। बस यही ऊपर नीचे हो गया था, RA/L कर दिया था, मतलब RL/E कर दिया था, लेकिन जो इस तरह लिखते हैं RA/L, ठीक है। रो बराबर RL/, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, लेकिन जो इसका पूछा जाएगा परिभाषा मात्रा, तो ये आप बताओगे विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, कि प्रतिरोधकता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का जो अनुपात होता है वही कहलाता है प्रतिरोधकता। इसे रो से प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी रो बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे में धारा घनत्व, है ना। परिभाषा लिख लोगे ना, वही लिखोगे यार, बनाकर लिख दो ना। कुछ नहीं पता है, दो चीज दिया हुआ है, मान लो कोई सूत्र दिया हुआ है भैया, ठीक है, ये लो, ये कुछ दिया हुआ है और बराबर में ये अपान ये दिया गया है, ठीक है। कुछ नहीं पता, यही सूत्र पता है तुमको, एकांक उकांक कुछ ना मानो, यही बता दो कि जो ये है और ये है इसका अनुपात ये है, कुछ भी हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, I बराबर Q/T, ये होता है ना, बता दो कि जो आवेश है और समय है इसका अनुपात धारा है, बस ये भी बता सकते हो ना अनुपात, तो वही लिख दोगे। प्रतिरोधकता सिंपल पूछ ले तो सिंपल वर्ड में कुछ ना जानो लिख दो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व इसका अनुपात विद्युत प्रतिरोधकता है ना, सिंपल यार। चलो नोट कर लो इसे, नोट करने के काबिल नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं, जो आपको नोट नहीं करना है वो मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको नोट करने में आसानी होगी, है ना, फिर आपको नोट करने में आसानी होगी। ये कैसे मिटा दिया मैंने, यही मिटा दिया, मेन फॉर्मूला मिटा दिया, ठीक है। ये इतना नोट कर लो, ठीक है। बाकी ये सब नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। परिभाषा लिख लोगे ना बनाकर, मैंने बता दिया परिभाषा कैसे बनाओगे। चलो अगला टॉपिक हमारा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होता है, मुझे बताओ विद्युत ऊर्जा क्या होता है, ठीक है। ऊर्जा आप सभी को पता है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, मिटा दूं मैं इसे। चलो भाई मैं क्या करूं, मैं बहुत डीपली भी पढ़ा सकता हूं, पर सोचो पूरा चैप्टर यार 1 घंटे में कैसे पढ़ा सकते हैं, मतलब कि वो भी डीपली में यार, एक एक चीज लिखकर, एक चीज, मतलब जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना समझो कि हाँ इतना ही आपको लिखना होता है, ठीक है, इतना ही आपको करना होता है जो मैं बता रहा हूँ। परिभाषा मात्रा बीमा, मतलब कुछ छूट भी नहीं रहा है और पूरा टॉपिक भी तो हो जा रहा है ना। तो अगर कहीं कोई टॉपिक छूट जा रहा है, 1-2 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं 1-2 टॉपिक छोड़ देता हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कभी कभी, ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, जो इंपॉर्टेंट होता है वो तो कभी नहीं छोड़ता, जो कभी आया हुआ है पिछले साल वो तो मैं कभी नहीं छोड़ता, ठीक है। अब जैसा आप ही देखो, मतलब 1 घंटे लगे हैं, अभी देखो पूरा एक विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, पूरा एक एक चीज बताएंगे, कृषि आपका नियम भी बताएंगे, होल्टेज से तो भी बताएंगे पूरा, ठीक है, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ठीक है। चलो विद्युत ऊर्जा क्या होता है मुझे बताओ, विद्युत ऊर्जा क्या होता है, मैं लिख देता हूँ विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा आप सभी ने पढ़ रखा है ना, ऊर्जा तो आप सभी ने पढ़ रखा है ना, ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो कार्य की ऊर्जा है, ठीक है, कार्य ऊर्जा है, ये भी शॉर्टकट में समझो, कार्य की ऊर्जा है। ऊर्जा से ज्यादा थोड़ी ऊर्जा ले लें, पानी पी लूं मैं, मुझे याद आता रहता भाई। चलो अब फिर से ये काम, ये बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैंने शुरुआत में ही से मैंने काट कर रख लिया, और अब पूरे मतलब चैप्टर में यही काम आएगा, और मैंने शुरुआत में बता ही दिया। ये क्या है, चालक है, चालक है, ये क्या है, चालक है, चालक तार है, ठीक है, ये चालक तार है ना। चलो अब इसमें क्या होगा, धारा बहेगी, सभी को पता है धारा बहेगी, करंट बहेगा, है ना, बड़ी बात है। धारा किसके कारण बहेगी, बता दिया कि भैया आवेश होगा तब बहेगी धारा, यानी धारा बहेगी आवेश के कारण, है ना, यानी धारा यहां से लेकर यहां तक बहेगी, यहां से लेकर यहां तक बहेगी, है ना, यहां से लेकर धारा बहेगी यानी आवेश बहेगा, कहां से लेकर कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, बहेगा। अब मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक बहेगा तो कुछ ना कुछ तो इसके लिए कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इसके लिए कार्य करना पड़ेगा, और कार्य ही ऊर्जा है, तो वही ऊर्जा, कुछ ना कुछ तो ऊर्जा खर्च होगी, कुछ ना कुछ तो ऊर्जा व्यय होगी, तो जो ऊर्जा व्यय होगी आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में, वही ऊर्जा कहलाएगी विद्युत ऊर्जा, ठीक है। यानी क्या समझा हमने, किसी चालक में आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है वो क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा। किसी आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है वही क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। फोन किसका आ गया, ठीक है, ठीक है, मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब क्या करूं, मैं पढ़ा रहा हूं ना तो मैं उठा भी तो नहीं सकता। चलो अगला टॉपिक आप नोट करोगे, ये हो गया विद्युत ऊर्जा, बट टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है। विद्युत ऊर्जा को किससे लिखते हैं मुझे बताओ, कि विद्युत ऊर्जा को लिखते कैसे। मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, मैंने रेड वाला मार्कर कहाँ रखा, विद्युत ऊर्जा मेरे हाथ में लग गया है, मेरी शर्ट में भी लग गया है, अभी नीचे लगा है, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, और लगे हैं 2-3 शर्ट मेरी बेकार हो गई है, पर कोई बात नहीं, एक व्हाइट वाली बेकार हो गई है इसी के कारण, इससे मैं, है ना। चलो विद्युत ऊर्जा इसे किससे लिखते हैं, W से, है ना। W बराबर क्या होता है, जो
यानी ये विद्युत ऊर्जा है ना, विद्युत ऊर्जा लिख देता हूँ शॉर्टकट में, इधर में लिख देता हूँ विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा W बराबर क्या हो जाएगा, जो आवेश लिया मतलब कि जिस आवेश को यहां से लेकर यहां तक ले जा रहे हैं वो आवेश, ठीक है, और गुणे में जो इसके लिए कार्य करना पड़ रहा है। आप सभी को पता है कार्य कितना करना पड़ता है। कार्य जैसे एक आवेश को दूसरे एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो आवेश पढ़े नहीं थे स्थिर वैद्युत विभव में धारता में, वो क्या कहलाता है, विभव ही तो कहलाता है। तो यानी उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, विभव, ठीक है। इन सिरों के इसके सिरों के बीच जो विभव है और जो आवेश ले जा रहे हैं उसका गुणा क्या कहलाएगा, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा कहलाएगा। विद्युत आवेश, अब देखो इसको किससे लिखते हैं, विभव को लिखते हैं V से, और आवेश को किससे लिखते हैं, आवेश को लिखते हैं Q से, है ना। तो W बराबर क्या हो गया, W बराबर हो गया VQ, है ना। W बराबर क्या हो गया VQ। अब देखो V बराबर, अगर यहाँ पर Q बराबर नहीं रख दो, Q बराबर IT रख दो, Q बराबर क्या रख दो, IT रख दो, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा W बराबर VIT, है ना। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब देखो एक और उठाकर रख दो, V के स्थान पर IR रख दो, V के स्थान पर IR रख दो, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा W, V के स्थान पर I रखोगे, एक I पहले से है तो I स्क्वायर T/R, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर T/R। तो इतना सूत्र आपने याद रखना है, न्यूमेरिकल में भी कोई भी पूछा जा सकता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है, I स्क्वायर RT, नहीं यार वही तो मैं भूल गया, मतलब कि यहाँ पर B बराबर IR होता है यार, B बराबर IR, ठीक है। तो B बराबर IR रख दोगे तो I स्क्वायर RT हो जाएगा, ठीक है। चलो B बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT, वही तो मैं कह रहा था, कुछ तो कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ये याद रखना ओम का नियम क्या होता है, B और ये इसका जो मान होता है ये R के बराबर होता है, ठीक है। यानी यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा IR, ठीक है। तो वहीं हमने रख दिया B के स्थान पर IR, तो ये क्या हो गया I स्क्वायर RT, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले नोट कर लो विद्युत ऊर्जा में। और मैंने क्या बताया, हाँ मैंने आपको परिभाषा तो बोलकर भी बता दिया ना कि हाँ एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऊर्जा व्यय होती है। तो जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी चालक में आवेश को एक दूसरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और इसका सूत्र हमने लिख दिया W बराबर BQ, B के स्थान Q के स्थान पर IT रखोगे तो VIT हो जाएगा, B के स्थान पर IR रखोगे तो हो जाएगा स्क्वायर RT। दो तीन फॉर्मूले और भी बता दिए हमने। चलो इतनी बात नोट कर लो, परिभाषा लिख लोगे ना कि किसी एकांक आवेश को एकांक आवेश वैसे भी लिख दो, किसी चालक में आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। चलो मिटा दूं मैं इसे, हाँ विद्युत ऊर्जा है। अब विद्युत शक्ति, बस एक टॉपिक है, उसके बाद में दो टॉपिक और हैं। बस एक टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद में 5-5 मिनट लगेगा दो टॉपिक में, यानी 15 से 20 मिनट और लगेगा, ठीक है। हो जाएगा पूरा कंप्लीट। कैमरा तो चालू है ना, ठीक है चालू है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है स्टोरेज कम होता है तो उससे कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। विद्युत ऊर्जा समझे ना क्या होता है। यहाँ कोई चालक है, मान लो यही चालक है, इसमें आवेश बह रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बहने में, यहाँ से लेकर वहां तक बहने में कुछ ना कुछ ऊर्जा लगेगी, तो जो ऊर्जा लगेगी वही कहलाएगी विद्युत ऊर्जा। चलो ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलो यार हाँ, मैंने एक शायरी सुनाने को बोला था, मैंने सुनाया नहीं ना, एक शायरी मैंने सुनाने को बोला नहीं मतलब बोला था और मैं सुनाया नहीं, है ना। सुना दूं, मैंने एक क्लास में सुनाया था, विद्युत आवेश क्षेत्र वाले, नहीं सुना है तो सुन लो भाई। कि अब तो ना वफा होगी और ना ही वफा की बात होगी, अब तो ना वफा होगी और ना ही वफा की बात होगी, अब होगी मोहब्बत जिससे भी पेपर के बाद होगी वाह तो बोलो। इसलिए कहता हूँ हाँ, मोहब्बत करना है, दिल लगी करना है, किताबों से करो, अगर बेवफा भी निकलेगी तो करियर बनाकर छोड़ेगी, है ना। चलो विद्युत शक्ति, शक्ति क्या होता है, शक्ति मतलब जानते हो, पावर। ये पावर तो सुनोगे ना, पावर तो सुने होगे, बहुत पावर है, डीएम का पावर, इनके पास इसका पावर है, इसका पावर है, ये तो चलता रहता है ना। तो लेकिन असली पावर जो होता है उसे नहीं कहते हैं। जैसे मान लो कोई आदमी है, मिस्त्री है, 1 सेकंड में मैं बता दूं 100 ईंटा जोड़ रहा है, ठीक है, 100 ईंट जोड़ रहा है कोई आदमी है, ठीक है, कितनी देर में, आधे घंटे में जोड़ दे रहा है, ठीक है। कोई दूसरा आदमी है, उसी ईंट को कितने देर में जोड़ रहा है बताओ, उसी ईंट को वो जोड़ दे रहा है 10 मिनट में, है ना। यानी दूसरा आदमी ने जो पावर है वो ज्यादा है ना। यही बात, तो दूसरे आदमी की जो पावर है ज्यादा है, किस बात पर निर्भर किया, काम पर ना, काम पर। ये मैं चालक दोबारा ले लेता हूँ, क्योंकि ये जो पावर है 2 चीजों की पावर होगी, एक तो किसी यंत्र की पावर होगी,
यानी कोई यंत्र काम कर रहा है, मान लो कोई रोबोट है काम कर रहा है तो उसकी पावर, एक कोई आदमी काम कर रहा है तो उसकी पावर, ठीक है, तो उसकी पावर। अब देखो इसे रख देता हूं, ठीक है, कोई कार करेगा, यानी 100 ईंट जोड़ा इसने कितने सेकंड में, 30 मिनट में। किसी ने 100 ईंट जोड़ा किसने में 10 मिनट में। तो हमने जब इसके पावर को निकाला, मतलब इसकी पावर को यानी इनकी शक्ति को निकाला, तो मैं क्या बताऊंगा कि यही ना कि जो काम किया, तो चलो काम तो किया यार, काम बराबर किया, ठीक है, काम में तो काम से नहीं निकला, ठीक है, काम तो बराबर किया, काम और क्या निकालोगे, समय भैया, ये समय दर, ये निकालो। क्यों? क्योंकि अच्छा इसकी पावर ज्यादा है, क्यों, इसने 10 मिनट में ही कर दिया और इससे आधा घंटा लगे, आपने समय और काम का जो अनुपात है उससे निकाल डाला इनकी शक्ति, है ना, किसकी किसकी पावर ज्यादा है, ठीक है। काम और समय से, काम दोनों ने बराबर किया लेकिन समय जो है इन्होंने कम लिया, तो इसकी पावर जो है ज्यादा हो गई। यानी शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर क्या लिखोगे, जो किया गया कार्य है और बटे में उसके साथ ही साथ समय, ठीक है, कार्य बटे समय, ठीक है, समय दर, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कार्य करता है, कार्य मैंने बताया कि हाँ कोई काम कर रहे हैं तो उसकी समय दर पर निर्भर करेगा कि उसकी पावर कितनी ज्यादा है कितनी कम है, ठीक है। तो शक्ति समझ में आया। अब देखो परिभाषा में क्या लिखोगी, किसी कर्ता के कार्य करने की जो समय दर होती है, कार्य करने की समय दर, कार्य करने की समय दर, उसी को क्या कहते हैं, कर्ता है, कोई यंत्र है, आदमी है तो कर्ता बोलोगे, कोई मशीन है तो यंत्र बोलोगे, तो किसी कर्ता के किसी यंत्र के जो कार्य करने की दर, समय दर होती है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है, शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति। और हाँ विद्युत शक्ति मैंने बताया कि हाँ चलो आवेश, अगर आवेश की बात की जा रही है, अगर विद्युत शक्ति के है तो कोई चालक होगा, चालक में जो है 1 सेकंड में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे वो उसकी शक्ति कहलाएगी, है ना। तो उसी तरह कोई आदमी होगा, वो 1 सेकंड में जितना ज्यादा काम करेगा, जितना एक काम जितने सेकंड में करेगा वो उसकी शक्ति क्या निर्भर करेगा, है ना, कि कोई काम कर रहा है तो कितने समय में कर रहा है, उसकी समय दर, ठीक है। शक्ति क्या कहलाएगी, किसी कार्यकर्ता के किसी यंत्र के कार्य करने की समय दर पर निर्भर करेगा, किसी, तो ही लिखेंगे किसी कर्ता के आदमी है तो कर्ता होगा, मशीन है तो यंत्र होगा, किसी कर्ता के कार्य करने की समय दर को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की समय दर को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, कार्य करने की समय दर को ऊर्जा कहते हैं, है ना बड़ी बात। चलो क्या इतनी बात क्लियर है, किसी कर्ता के कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं सॉरी, ठीक है, तो उसकी शक्ति कहते हैं, है ना। तो शक्ति बराबर क्या हो गया, कार्य बटे समय, यानी शक्ति को किससे लिखते हैं, बताओ, शक्ति को किससे लिखते हैं, P, और कार्य को W से, समय को T से, ठीक है, ये हो जाएगा। W बराबर आपने निकाल रखा है, ठीक है, P बराबर क्या हो जाएगा, VI भी होता है, P बराबर क्या होता है, VI भी होता है, ये नोट कर लो, दो फार्मूले। चलो परिभाषा बता दी, ये बता दिया, हाँ मात्रक लिख लो, इसका जो होता है क्या बताते हैं, मात्रक, हाँ मात्रक है जूल, कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा, बटे में समय का मात्रक सेकंड, जूल प्रति सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में बीमा लिखोगे तो बीमा भी लिख लोगे आप इसी तरह, ठीक है, बीमा लिख लो भाई, ठीक है, लिख दो बीमा, यार इतना नहीं कर पाओगे, बीमा क्या लिखोगे, कार की बीमा क्या होती है, ml² T⁻², ठीक है। उसके बाद में समय की बीमा कितना होती है, T होती है, तो क्या लिखोगे, ml² T⁻³ चलो बीमा हो गई इसकी, ठीक है। बस यहाँ से काम जो आपको आने वाला है यही आने वाला है कि हाँ ये सबसे मेन फॉर्मूले पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। नहीं तो परिभाषा पूछी जाएगी तो 2 नंबर में पूछी जाएगी, और मात्रा भी पूछ लेगा तो जूल पर सेकंड बता देंगे 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ ये था हमारा चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, नहीं लास्ट टॉपिक नहीं था, मैंने क्या बताया, 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और जहाँ से एक फिक्स होता है, किरचॉफ का नियम। 2 नियम बताए थे और 2 में से एक फिक्स होता है, तो मैं वो बताने वाला हूँ। चलो अगला टॉपिक क्या है, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम मिटा दूं मैं इसे, उसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पर, क्या है हमारा किरचॉफ का नियम, ठीक है। उसके बाद क्लास एंड हो जाएगी। चलो किरचॉफ का नियम, हाँ 2 टॉपिक, किरचॉफ का नियम, वोल्टेज सेतु। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं यार, इससे कुछ होगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा गंदा होगा, हो जाएगा, ठीक है, पर पानी लगेगा, लिख नहीं जाएगा ना। तौलिया जो है भिगो कर रखते हैं ताकि अच्छे से मिट भी जाए, और फिर एक सूखी तौलिया रखते हैं ताकि दोबारा जब मिटा देंगे उससे तो फिर अच्छे से लिख जाएगा, ठीक है। चलो अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक क्या है हमारा बताओ, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, और मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले दूँ, ठीक है। क्या यहाँ पर दिखाई देगा, मैं देख लेता हूँ कहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है अच्छे से, ठीक है। स्टार्ट करें, किरचॉफ का नियम।
चलो देख लेते हैं। अभी हमने इसको वीडियो रोक कर लिख लिया है ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है, इसलिए हमने वीडियो रोक कर इसे लिख लिया अच्छे से। और फिर बता दें टॉपिक क्या था, किरचॉफ का नियम। मैंने क्या बताया था, 2 टॉपिक होते हैं इसमें, यानी किरचॉफ ने वैद्युत धारा के संबंधी, वैद्युत धारा पर संबंधित 2 नियम दिए थे, ठीक है। एक था प्रथम नियम जो था संधि अथवा धारा के नियम जिसे कहते हैं, और दूसरा नियम क्या था, वोल्टता का नियम, ठीक है। वोल्टता का नियम इसे लूप का नियम भी कहते हैं। अब 2 में से एक तो आ सकता है आपके एग्जाम में ना, मैं दोनों बता देता हूं। दोनों नियम ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों नियम आ जाएगा तो 5 नंबर मिलेगा, एक नियम कोई आएगा तो 3 नंबर, ठीक है, लेकिन आएगा जरूर। इन दोनों में से एक जरूर मिलेगा। तो समझो क्या होता है। अब देखो किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम क्या कहता है, प्रथम नियम इसे संधि अथवा धारा का नियम इसी के लिए कहते हैं क्योंकि अब देखो मैं बताऊंगा। अभी तो लिखा क्या है, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है ना। समझ में नहीं आया होगा, समझो। अगर ये कह रहा है उसको छोड़ दो, जाने दो, अभी समझो। अगर आपके घर में पाइप है, ये रही 2 पाइप, और 2 पाइप से पानी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपने टब रख दिया और यहाँ टब में जो है पानी भर गया, है ना। 2 पाइप से पानी आया और इस टब में भर गया। अब यहाँ पर नीचे आपने 3 पाइप से जो है, ये देखो 3 पाइप से जो है ये चला गया, ठीक है। ये आपने 3 पाइप बना ली, ये मैं बना देता हूँ अच्छे से यार ठीक है। ये रही आपकी पाइप। कैसे बन गई, इस तरह नहीं बनेगी, रुको, ये बन गई, ठीक है। ये रही आपकी पाइप, ये रही 1 2 और ये 3। और जो इन दोनों पाइप से पानी आया, यहाँ पर रुका और यहाँ पर फिर चला गया इन तीनों में। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर पानी बचा कितना, है ना, बचा कितना बताओ। तो आप बताओगे कि जितना पानी आया, ठीक है, 2 से आया, भले से 1 से ही आया, लेकिन जितना आया उतना ही चला गया। तो यहाँ पर पानी की मात्रा 0 हो गई, ठीक है, यानी कुछ भी नहीं बचा। तो इसी तरह इन्होंने भी बताया कि अगर कोई संधि है, ठीक है, क्या मान लेते हैं कि हाँ कोई संधि है, यानी इसे मिटा देते हैं। तो इसी तरह इन्होंने भी बताया कि मान लो अगर कोई संधि है और यहाँ पर धाराएं आकर मिल रही हैं, ठीक है, ये यहाँ पर एक धारा आई, दूसरी धारा आई, तीसरी धारा आई, और यहाँ पर धाराएं आकर मिल रही हैं, और कुछ धाराएं जो है यहाँ से जा रही हैं निकलकर इस तरह, ठीक है, ये इसका मुंह बाहर है, ठीक है। तो इन्होंने भी वही बताया कि जो आने वाली धारा होगी, जितनी धारा आएंगी उतनी ही धारा चली जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, जो धारा का मान हो जाएगा, बचेगा कितना, 0 हो जाएगा। तो इनका जो योग निकल कर आएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, कितनी जितना आएगी उतना चली जाएगी, तो 0 ही तो हो जाएगा ना। क्योंकि अब देखो वही तो मैंने बता दिया ना आपको कि हाँ 2 पाइप से पानी आ रहा है, अब भरेगा, और फिर अब चाहे 4 पाइप से, 10 पाइप से, कितनी भी पाइप से जोड़ो, लेकिन जो पानी अंत में क्या बचेगा, 0। क्यों, क्योंकि जितना आएगा उतना ही चला जाएगा। उसी तरह ये कितनी भी आ जाए, I1 ये पहली धारा, ये दूसरी धारा, ये तीसरी धारा, कितनी भी धाराएं आए, और जो जाने वाली धारा होगी उतनी ही चली जाएगी, है ना। ये हो गया I4, ये हो गया I5। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, कुछ इनका कुल योग होगा, कुल आने वाली धारा का योग, कुल योग का मतलब बीजगणितीय योग को इससे लिखते हैं समेशन से, ठीक है। समेशन आई, ये बीजगणितीय योग का चिन्ह है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 यानी 0, ठीक है। ये कुल आने वाली धारा जो है होगी उतनी ही चली जाएगी, तो 0 हो जाएगा, सिंपल बात है। तो वही लिखा इन्होंने कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। यानी जो जितनी धारा आती है उतनी धारा चली जाती है। यानी हम क्या लिखेंगे, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। क्या लिखोगे, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ठीक है। यही तो बताओगे ना कि जितनी धारा आई उतनी धारा चली गई। आने वाली धारा मतलब मान लो आई इनपुट और जाने वाली धारा आई आउट, ठीक है, ये हो गया। तो आने वाली धारा इसमें कौन कौन सी है, I1 है, I2 है, I3, मुंह देखो इनका, इसकी तरफ संधि की तरफ, ये तीनों आई, ठीक है। I1 हो गया प्लस I2 हो गया प्लस हो गया I3। ये किसके बराबर होगी, जाने वाली कौन सी है, ये देखो ये वाली जा रही है, बाहर जा रही है, इनका मुंह बाहर है, तो I3 प्लस I4 और I5, ठीक है, इसके बाहर हो जाएगा। इसी तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सूत्र मिला हमें, ठीक है, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। यानी जो आने वाली धारा थी जाने वाली धारा के बराबर हो गई, तो जो इनका बीजगणितीय योग हो जाएगा कुल 0 हो गया। तो वही लिखा है किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक, क्लियर है इतनी बात कि बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी जितनी आती है उतनी ही चली जाती है, ठीक है। चलो कितनी बात क्लियर है, तो बढ़ेंगे अपने दूसरे नियम पर। बता दो इतनी बात क्लियर है और नोट कर लो इसे, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं, आने वाली धारा ये वाला मत लिखना, बाकी आप पूरा आपको यही लिखना है अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। चलो दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम ये थोड़ा सा इससे कठिन है, लेकिन बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब देखो दूसरा नियम क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विभिन्न वाहक बलों के, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। अब वैसे भी ये भी ऊपर से ही गया होगा, है ना। अब देखो क्या कह रहा है, ये हमारे पास कोई 2 पास है, 2 बंद पास हैं, ठीक है, और इसमें धारा बह रही है। क्या है, धारा बह रही है, I, प्रतिरोध है R, और विद्युत वाहक बल E है, ठीक है, 3 चीज है। तो जो इन्होंने कहा कि जो अगर कोई धारा बह रही है, 2 बंद पास है, तो जो I और R का गुणनफल का योग होगा वो इस विद्युत वाहक बल यानी E के बराबर होगा, ठीक है। इसका और इसका जो गुणनफल का योग होगा वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ये यहाँ पर लगा हुआ विद्युत वाहक बल, ये देखो, ठीक है। तो क्या बताया कि जो धारा है
और जो प्रतिरोध है इसका गुणा यानी I गुणे R, इसका गुणा का पूरा योगफल, ठीक है, किसके बराबर होगा, वैद्युत वाहक बल के, यानी E1 प्लस E2, इस तरह, ठीक है, ये लिखोगे E1 प्लस E2, यही तो लिखोगे ना, मैं एक बार देख लेता हूं, नहीं E ही रहेगा क्योंकि आई आर सिर्फ लिखोगे तो ये सूत्र एक ही लिखोगे, ठीक है, क्योंकि आपने आई आर सिर्फ लिया है ना। जब आप यहाँ पर क्या लेते I1 प्लस इस तरह जोड़ते, पूरा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा I1 गुणे R1 इसका योगफल, ठीक है, प्लस में I2 प्लस R2 इसका योगफल किसके बराबर होगा, तब वैद्युत वाहक बल, पहला वैद्युत वाहक बल दूसरा वैद्युत वाहक बल इसके योग के बराबर होगा। यानी यही तो समझा ना कि अगर कोई बंद पास है, सिंपल, कोई बंद पास है, धारा बह रही है, प्रतिरोध लगा हुआ है, वैद्युत वाहक बल है, तीन चीज है, तो जो धारा होगा और जो वैद्युत प्रतिरोध होगा उसका गुणा का योग, यानी ये गुणा हो गया, गुणे का योग यानी समेशन, ठीक है, इसके गुणा का योग जो वैद्युत वाहक बल है E, इसके योग के बराबर होगा, ठीक। तो ये सूत्र है। यहां से अब देखो इसमें न्यूमेरिकल, ये ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, ये दोनों टॉपिक हमने बता दिया। अब देखो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए अगर उस तरह नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल के लिए किस तरह पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 से 4 दे दिया जाएगा, यहाँ पर 5 दिया हुआ है ना, 5 धारा, 3 से 4 दे देगा, एक बोलेगा किसी निकाल कर बताओ, तो यहाँ पर निकाल लोगे ना, 3 इसका मान रख दोगे, चौथा रख दोगे, पांचवा तो निकाल लोगे ना, यही सूत्र लगा लोगे, ठीक है, निकाल लोगे, ये सूत्र में पूछा जा सकता है। चलो इतनी बात क्लियर है। पहला नियम कि हाँ किसी संधि पर मिलने वाली जो समस्त धाराएं हैं उनका जो बीजगणितीय योग होता है शून्य होता है। क्यों? क्योंकि जितनी आती है उतनी चली जाती है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, खत्म। उसके बाद में द्वितीय नियम क्या समझा कि हाँ किसी बिंदु पर में बंद पास के जो बहने वाली धाराएं होती हैं उनका और जो उसके बीच जो उनके संगत जो वो है प्रतिरोध, उनका गुणा का योगफल किसके योगफल के बराबर होता है, जो उसके वैद्युत वाहक बल है यानी ई के बराबर होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। चलो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा